Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. Today we shall study history of class 8th and it's chapter number 3, ruling the countryside, and today we shall take up lecture number 4 of this chapter, that's crops for Europe. तो अभी तक जैसा कि हमने देखा कि यूरोपियंस ये जो ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनका अभी तक यही एक ही इंटेंशन था कि वो किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते थे फार्मर्स से, और उसके ज़रिए से अपना ट्रेड चलाते थे और अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह उनको मैनेज करते थे, अपने गवर्नमेंट को चलाते थे और अपना ट्रेड भी चलाते थे। अब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने सोचा कि अब हम क्रॉप भी उनसे वो करवाएंगे जो हमारी चॉइस का होगा। चलिए लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस टॉपिक। तो अभी तक द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट द कंट्री साइड कुड यील्ड रेवेन्यू। अभी तक ब्रिटिश को ये पता था कि जो कंट्री साइड है जहाँ पे वो हुकूमत करते थे, वो पूरा इंडिया का एरिया जो है वो हमें रेवेन्यू देता है, यानी उससे हम रेवेन्यू हासिल करते हैं, पैसा बटोरते हैं, ज़मीन की जो टैक्स वैक्स है वो लेते हैं। एंड दे कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। उन्होंने आज अब ये रियलाइज़ किया कि वो उनसे वो क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं जो उनकी चॉइस के होंगे, यानी वो वही फसल उनसे उगवाएंगे जो उनकी चॉइस के होंगे। उन्होंने इस मामले में भी उन्होंने ये जो लोकल जो किसान हैं वगैरह उनके साथ इंटरफेयर करना शुरू किया। By late 18th century, the company was trying to expand the cultivation of opium and इंडिगो। अब 18th सेंचुरी का जो लेटर हाफ है, 18th सेंचुरी जब एंड होने वाली थी, यानी 1880s 1890s जो थे, इसमें उन्होंने दो चीज़ों को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। एक तो ओपियम जो एक ड्रग जिससे निकलती है उसका कल्टीवेशन, और दूसरा इंडिगो एक प्लांट है जिससे डाई निकलता है, कलरिंग एजेंट जिससे निकलते हैं, डाइंग एजेंट यानी डाई, उसका पाउडर निकलता है, वो डाई बनता है। तो ये दो प्लांट्स उन्होंने चाहा कि हम उनसे वो ग्रो करवाएंगे इंडियन से, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने कोशिश की कि इन दो चीज़ों के, इन दो प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए हम एक्सपेंड करें, इसकी कल्टीवेशन जो है हम पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैलाएं। तो इन दी सेंचुरी एंड हाफ, उस सेंचुरी में और एक सेंचुरी में, यानी 1.5 सेंचुरी तक उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। तो अभी तक यही दो थे, ओपियम एंड इंडिगो। अब उन्होंने परसुएड किया, यानी लोगों को मनाया, यानी उनको राज़ी किया, या कहीं कहीं पे जहाँ पे लोग नहीं राज़ी हो रहे थे तो उनको वहाँ पे फोर्स किया, ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कल्टिवेटर्स को, यानी ग्रोवर्स को जो ये फसलें उगाते थे, कि आप बाकी फसलें भी उगाएं। यानी उनको मजबूर किया गया कि वो अब ऐसी फसलें उगाएं, दोज क्रॉप्स विच वेर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, यानी उन लोगों की वो फसलें उगाएं जो ब्रिटिश पीपल जो हैं, ब्रिटिश लोग जो हैं, उनके फ़ायदे की फसलें होंगी। तो लोगों को इसलिए मजबूर किया गया कि वो वही फसलें उगाएं जो लोगों की ज़रूरत के, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज़रूरत के मुताबिक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने उनसे कहा कि जूट आप बंगाल में उगवाइए, बंगाल साइड में जूट पटसन एक प्लांट है जिससे ये सैक्स, ये बोरियां, टाट वगैरह जो जिससे भी बनते हैं, वो उसी से बनते हैं, जूट जिसको पटसन बोलते हैं, इससे फ़ाइबर निकलता है, उस फाइबर से ये रस्सियाँ, बोरियां, टाट वगैरह ये सब बनता है। इसी तरह टी, आसाम में उन्होंने कहा कि टी कल्टीवेशन करवाई। शुगर कैन, गन्ना जिसको बोलते हैं, ये यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें उन्होंने ग्रो करवाया। वीट जिसको गेहूं बोल सकते हैं या गुंदम भी बोल सकते हैं, पंजाब में उगवाया उन्होंने। कॉटन, इसी तरह कपास जिसको बोलते हैं, फार्म भी अथवाना चाहिए। महाराष्ट्र जो आजकल जो मुंबई वगैरह है उस साइड में ग्रो करवाया, और पंजाब में भी यही कॉटन ग्रो करवाया। और राइस जो है, चावल, उन्होंने धान जो है उन्होंने मद्रास साइड में, जो आज जिसको चेन्नई बोलते हैं, उस साइड में उन्होंने उगवाया, यानी ये उन्होंने अपनी चॉइस के फसलें जो हैं उनसे उगवाए। The British used a variety of methods to expand cultivation of crops as they needed. अब ब्रिटिश ने मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जिन तरीक़ों के ज़रिए उन्होंने
लोगों से वो क्रॉप्स पैदा करवाए जो उनकी ज़रूरत के थे, यानी उन्होंने लोगों से वो क्रॉप्स कल्टीवेट करवाए, लोगों को मजबूर किया कि वो वही क्रॉप्स कल्टीवेट करें, वही फसलें उगाएं जो ब्रिटिश की अपनी चॉइस के होंगे, जो ब्रिटिश को खुद पसंद होंगे, खुद उनको ज़रूरत उनकी पड़ती थी। तो हियर इज़ द स्टोरी। अब यहाँ पे खाली एक फसल की स्टोरी, यानी किस तरह उन्होंने लोगों को मजबूर किया वो फसल उगवाने के लिए, उसी को उन्होंने जो है लोगों से ये कहा कि ये आप कल्टीवेट कीजिए, और उन्होंने क्या मेथड उसके लिए इस्तेमाल किया। तो देखिए अब इस जो सब हेडिंग है इस टॉपिक की, दैट्स डज कलर हैव ए हिस्ट्री। अब जो है हमारे पास, हम जानते हैं हमारे आसपास कितने कलर हैं, बहुत से कलर्स हैं, बेसिकली सभी कलर्स मिक्स का हो के सनलाइट में हमें दिखते ही नहीं है, लेकिन जब वो स्प्लिट होते हैं तो वी सी देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, जिस तरह हम देखते हैं। लेकिन अगर हम कलर्स मिक्स करें, डिफरेंट कलर्स मिक्स करके हम जो सेकेंडरी कलर्स जो बनते हैं, तो वो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कलर्स देन। तो उन कलर्स के पीछे भी एक हिस्ट्री है। कुछ कलर ऐसे हैं, कुछ ऐसे कलर हैं जिसमें उन्होंने ये जो है हिस्ट्री जिससे रिलेटेड है, जो ब्रिटिशर्स ने जिस कलर से रिलेटेड खास एक हिस्ट्री बनाई है। लेट अस सी सम इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट्स। आप कॉटन क्लॉथ जो होता है उसके हम कुछ इमेजेस पहले देखेंगे, कुछ तस्वीरें देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे कि कलर की क्या हिस्ट्री है। पहली इमेज आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कलमकारी प्रिंट है। एक जो आंध्र प्रदेश है वहाँ का, इंडिया में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के जो बुनकर हैं, बुनकर उन लोगों को कहते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, यानी जो शॉल बुनते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, उनको वीवर्स कहते थे। तो वो वीवर्स जो है उन्होंने ऐसे कपड़े कॉटन के बनाए जिसमें उन्होंने कलमकारी प्रिंट बनाए, यानी उसमें उन्होंने ऐसा प्रिंट बनाया। ये देखिए ये कलमकारी प्रिंट है 20th सेंचुरी इंडिया में। कॉटन के ऐसे क्लॉथ्स होते थे जिसमें ये देखिए ब्लू कलर के या दूसरे कलर्स, इसमें देखिए इस कलर के प्रिंट बनाते थे। तो इस प्रिंट को कलमकारी प्रिंट बनाते थे जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था। ये लोगों से उनको कहा गया कि ये आप बनाइए। तो 20th सेंचुरी में इंडिया में इसको कलमकारी प्रिंट बोलते हैं। कॉटन के क्लॉथ पे ये प्रिंट बनाया जाता है डिफरेंट कलर्स को मिला के। नाउ इसी तरह नाउ दिस वन इज़ अ फ्लोरल। इसके बाद आप देखेंगे एक फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिज़ाइनड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस एक मशहूर आदमी था उस ज़माने का, ब्रिटेन का। वो फेमस टेक्सटाइल डिज़ाइनर था, यानी वो कपड़े डिज़ाइन करता था कि कौन से कपड़े का, जो आज भी ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं तो उस वक्त भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर होते थे जो कपड़े का डिज़ाइन तय करते थे कि उसका कलर कैसा होगा, उसका प्रिंट कैसा होगा। तो वो विलियम मॉरिस ने एक फ्लोरल कॉटन डिज़ाइन तैयार किया, कॉटन प्रिंट एक जिसमें फूल बनते थे। तो ये मॉरिस जो है ये एक तो ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर था, दूसरा ये शायर भी था, पोएट और आर्टिस्ट भी था, एक कलाकार था। 19वीं सदी में ये इसमें ब्रिटेन ने इसने जो है काफ़ी डिज़ाइनिंग की टेक्सटाइल इसकी। नाउ देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन बी, देखिए पहले आप ये देख लीजिए, ये विलियम मॉरिस जिसको बोलते हैं ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर था उस ज़माने का। अब ये देखिए विलियम मॉरिस का ये डिज़ाइन किया हुआ मॉरिस कॉटन प्रिंट, लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड में ये मॉरिस कॉटन प्रिंट। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लोरल डिज़ाइन थोड़े से हैं। अब ये पहले का डिज़ाइन है जो इंडिया में तैयार होता था, ये वाला डिज़ाइन। अब देखिए पहले हम उन दोनों डिज़ाइन को हमने देखा। नाउ देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स। इन दोनों प्रिंट्स में हम एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, दोनों में एक चीज़ कॉमन है वो इस्तेमाल हुई है, दैट बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर। दोनों में एक उम्दा तरीके का एक ब्लू कलर उन्होंने इस्तेमाल किया था। दैट कलर वाज कॉमनली कॉल्ड एज इंडिगो। इंडिगो कलर एक ब्लू कलर जिसको नीला बोलते हैं, जो नील भी बोलते हैं जिसको, वही कलर उन्होंने यूज़ किया उन दोनों प्रिंट्स में, जिसको ये उन दोनों की कॉमन कैरेक्टर था। देखिए यहाँ पे आप इंडिगो कलर देख सकते हैं, इसमें भी बीच बीच में इंडिगो कलर है। तो ये इंडिगो कलर इन्होंने दोनों में इस्तेमाल किया, ये एक ख़ास बात थी दोनों इन टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स में। नाउ लेट्स सी हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड। अब देखिए इस कलर के पीछे क्या हिस्ट्री है। ये ब्लू कलर, ये नील जिसको बोलते हैं या नीला कलर, जो इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। नाउ द ब्लू दैट वी सी इन दीज प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो। एक प्लांट होता था, एक प्लांट है वो आज भी पाया जाता है, उस प्लांट को इंडिगो प्लांट कहते हैं। वो ब्लू कलर जो नील जो इन कपड़ों में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में
इस्तेमाल हुआ, पहले मॉरिस ने इस्तेमाल किया या इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ने इस्तेमाल किया, मॉरिस ने इस्तेमाल किया। ये वही ब्लू कलर, वो इंडिगो कलर जो है वो एक प्लांट से बनता था, उस प्लांट को इंडिगो प्लांट कहते हैं। यानी वो कलर जो है उस प्लांट से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। ये देखिए इस प्लांट की इमेज है, इसको इंडिगो प्लांट बोलते हैं। ये फ्लावर देखिए, इस फ्लावर का जो कलर ही है इसी को पहले इंडिगो कलर बोलते हैं। तब अब ये इंडिगो प्लांट है। इंडिगो प्लांट की एक चीज़ आपको ख़ास बता दें कि इंडिगो प्लांट की मेहंदी भी बनती है, इसकी मेहंदी जो है नेचुरल मेहंदी बनती है। और दूसरी चीज़, एक नेचुरल डाई इससे बनता है जो क्लॉथ कपड़ों वगैरह को चढ़ाया जाता है। तो ये इंडिगो प्लांट उस टाइम में काफ़ी मशहूर था, क्योंकि यही इंडिगो प्लांट का कलर उन्होंने डिज़ाइन उसका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया। नाउ ये भरोसा किया जाता है, ये माना जाता है, इट्स लाइकली दैट ब्लू डाई दैट यूज्ड बाय मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज सिंथेसाइज्ड। हाँ, अब ये देखिए, क्योंकि उस ज़माने में इंडिगो प्लांट इंडिया में कल्टीवेट होता था। इंडिगो प्लांट जो है ख़ास तौर से खाली इंडिया में ही कल्टीवेट होता था उस ज़माने में। तो ये भरोसा किया जाता है कि जो मॉरिस प्रिंट्स हैं ब्रिटेन के, तो उन्होंने यहीं से, इंडिया से ही प्लांट्स जो है कल्टीवेट होते हैं, यहीं से डाई लिया होगा, फिर तैयार करके 19th सेंचुरी में वहाँ सिंथेसाइज किया होगा डाई उनका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए। तो कहने की बात ये है कि इंडिगो प्लांट कहाँ से आया, इंडिया से ही होता था। तो उसी से, इंडिया के उसी प्लांट से डाई निकाल के ब्रिटिश टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स उसको यूज़ करते थे। नाउ एज इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम इंडिया के बराबर कोई दूसरा सप्लायर नहीं था। सो इंडिया जो है सबसे बड़ा इंडिगो सप्लायर था, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिगो प्रोडक्शन होती थी। नाउ वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, अब मसला ये है कि इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों था, कि दूसरी जगहों पे भी इंडिगो प्लांट ग्रो होते थे, लेकिन इंडियन इंडिगो प्लांट की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। देखिए इंडिगो प्लांट उस वक्त दूसरी जगह, द प्राइमरी एरियाज़ जो है जहाँ पे ये ग्रो होता था, दे वर द एरियाज दैट वर कॉल्ड ट्रॉपिक्स। यानी ट्रॉपिक्स ऐसे एरियाज़ हैं जो इक्वेटर, खत इस्तवा जिसको बोलते हैं, अर्थ को, जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में जो हाइपोथेटिकल एक लाइन है जो उसको डिवाइड करती है, उसको इक्वेटर कहते हैं। अब ये इक्वेटर के आसपास जो एरियाज़ हैं उनको ट्रॉपिक्स कहते हैं। उन ट्रॉपिक्स में जो है इंडिगो प्लांट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। अब 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो जो है उसको ख़ास तौर से क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया गया। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में थे वो इंडिगो प्लांट इंडिया का ही यूज़ करते थे, इंडिगो कलर। जैसे इटाली था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, इनके डाई जो है, क्लॉथ जो होते थे, वो यही इंडिगो प्लांट जो है इंडिगो इंडिया का ही इस्तेमाल करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो ने रीच, हाँ, जो यूरोपियन मार्केट्स अब हैं वहाँ पे काफ़ी कम तादाद में इंडिगो प्लांट पहुँचता था। जो इंडियन इंडिगो था वो काफ़ी कम तादाद में, कम अमाउंट में, काफ़ी कम जो है उसकी तादाद होती थी, वहाँ इंडियन ये यूरोपियन मार्केट में पहुँचती थी। अब जब कम पहुँचता था तो उसके लिए रेट्स जो बहुत ज़्यादा थे। अब इंडियन इंडिगो जो है एक प्राइसलेस एक चीज़ बन गई, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन द अनदर प्लांट। अब उन्होंने क्या किया, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ने उन्होंने क्या कहा कि अब ये इंडिगो जो है बहुत ज़्यादा कीमती होता जा रहा है, उसकी सप्लाई भी कम आ रही है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने एक दूसरा प्लांट इसके लिए यूज़ किया, उसको वॉड कहते हैं। वॉड एक ऐसा प्लांट है जिससे दो डाइज अक्सर निकलते हैं, वायलेट कलर का डाई और ब्लू डाई, दो इन ये डाई जो है इससे निकलते थे। एक वॉड प्लांट एक होता है। ये देखिए वॉड प्लांट की इमेज है, ये ब्रेसिका फैमिली से रिलेट करता था। ब्रेसिका जैसे सरसों, तिलगोगुल यथवान सरसों जो है उससे रिलेट करता है। इसके फ्लावर्स येलोविश कलर के, इसी ये कलर के जो है यही निकलते थे। तो इससे जो डाई निकलता था वो इंडिगो प्लांट के बदले भी कभी कभी यूज़ होता था। अब जो ये प्लांट है, वॉड प्लांट जो है, बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, चूँकि ये टेम्परेट जोन में होता था, ज़्यादा इसमें ये अवेलेबल था, वॉड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। अब चूँकि यूरोप में इंडियन जो है इंडिगो पहुंचता नहीं था, उसकी कास्ट भी जो है इससे कंपेयर करके काफ़ी ज़्यादा होती थी, इट वाज वेरी हाई। नाउ
ये वॉड जो है, वॉड उसका रिप्लेसमेंट बन गया यूरोप में। यूरोप में वॉड इजीली अवेलेबल था, उन्होंने यही वॉड का ही इस्तेमाल किया कि ये इंडिगो के बदले हम यूज़ करेंगे। नाउ इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटाली, इट वाज ग्रोन इन साउदर्न फ्रांस एंड इन अदर पार्ट्स, इन सब पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन एंड जर्मनी। नाउ जर्मनी, ब्रिटेन जो है, बरतानिया में, जर्मनी में, फ्रांस में और इटाली में, इन सभी कंट्रीज़ में जो है अब ये वॉड जो है ये ग्रो होता था। इससे जो है थोड़ा इंडिगो की लेवल थोड़ी सी कम हो गई। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, अब इंडिगो चूँकि एक कंपेटिटर था, इंडिगो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती थी। अब वो वॉड प्रोड्यूसर्स जो होते थे यूरोप में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंडिगो हमें कंपटीशन ज़बरदस्त दे रहा है, ऐसा हो भी सकता है कि वॉड प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको नुकसान होता था, क्योंकि जब इंडिगो आता था तो वॉड की डिमांड ख़त्म होती थी। अब वॉड जो है, वॉड प्रोड्यूसर्स ने यूरोप में प्रेशराइज़ किया वहाँ की गवर्नमेंट को, उन्होंने कहा कि आप इंडिगो इंपोर्ट को बैन कीजिए। अब देखिए फिर से हम समझ लेते हैं, इंडिगो भी आता था कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है, हालांकि कम अमाउंट में ही आता था, ज़्यादा नहीं आता था इंडिया से, लेकिन कम ही आता था। दूसरी तरफ से वॉड भी आता था, लेकिन इंडिगो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी थी। अब वॉड प्रोड्यूसर्स ने वहाँ की यूरोप की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया, वहाँ उनको स्ट्रेस किया, उनको मजबूर किया कि आप बैन लगा दीजिए इंपोर्ट ऑफ इंडिगो को, क्योंकि जब इंडिगो बंद हो जाता, इंडिगो की दरामद वहाँ कंट्री में आना, यूरोप में आना बंद हो जाता, तो वॉड की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होती, वॉड की इनकम जो है ज़्यादा होती। अब एक चीज़ यहाँ पे, एक टर्म आपको समझा देते हैं, प्लांटेशन आप टर्म देखेंगे। प्लांटेशन का मतलब है कोई बड़ा आदमी, कोई अमीर आदमी, कोई जो है या बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते थे, वो एक एरिया को लेते थे, वहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन कराते थे, तो वो उस कल्टीवेशन के लिए लेबर्स को रखते थे, यानी मज़दूरों को रखते, उनसे काम करवाते थे। खुद तो वो काम करते नहीं थे, उनको लोन देते थे, उनको पैसा देते थे, उनको मजदूरी देते थे और उनको मजबूर करते थे काम करने के लिए। तो उन लोगों को प्लांटेशन, उस जो हैबिट होता था, ये जो ये प्रैक्टिस होती थी, इसको प्लांटेशन कहते थे। यानी दूसरे एरिया से आते थे लोग, पैसे वाले लोग आते थे और इंडिया के किसानों को बोलते थे कि आप इस एरिया पे हमारे लिए इंडिगो प्लांटेशन कीजिए, उनको मजबूर करते थे। अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय प्लांटर, यानी एक बहुत बड़ा सा खेत होता था, बड़ा फार्म होता था, उसको जो रखवाली होता था, करता था, एक प्लांटर होता था, वो यानी बहुत सारे लेबर को लाता था, मज़दूरों को लाता था, उनको मजबूर करता था कि उस पर काम करने के लिए। अब इस प्रैक्टिस को प्लांटेशन कहते थे। अब ये प्लांटेशन स्टार्ट हो गई इंडिया में, इंडिगो प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। प्लांटेशन आर एसोसिएटेड, अब अभी तक प्लांटेशन किस चीज़ से एसोसिएटेड थी? दे वर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए, शुगर कैन जिसको गन्ना बोलते हैं उसके लिए, टोबैको के लिए, टी के लिए और कॉटन के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो है ये प्लांटेशंस यूज़ होती थी। उनके लिए जो प्लांटर्स हैं ये मज़दूरों को काम करवाते थे। अब क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर इंडिगो एज ए डाई। अभी तक जो क्लॉथ डायर्स थे, जो कपड़ा डाई करने वाले, रंगसाज जिनको बोलते हैं, अभी तक उनकी चॉइस अभी भी यही थी इंडिगो कल्टीवेशन की। वो चाहते थे कि इंडिगो कलर ही हम यूज़ करें क्योंकि इसका कलर सबसे अच्छा आता था। नाउ इंडिगो प्रोड्यूस्ड रिच ब्लू कलर, इसका कलर बहुत अच्छा ब्लू कलर का आता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम वॉड वॉज पेल, वो जर्द आता था, और डल कलर का, तो वो फीका फीका सा आता था और जर्द कलर आता था। जर्द जो इसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इसी को जर्द बोलते हैं। तो जर्द कलर का आता था और डल कलर का आता था वॉड का, इसलिए इससे अच्छा ब्राइट कलर आता था, रिच कलर आता था ब्लू कलर किसका? इंडिगो का। लिहाजा कपड़े जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो थे वो प्रेफर करते थे कि इंडिगो ही हमारे पास आ जाए। नाउ बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑन द इंडिगो। अब यूरोप में ये हुआ क्योंकि इसकी यूरोपियन जो वॉड कल्टीवेटर्स चाहते थे कि इंडिगो बैन हो जाए, लेकिन बैन होना उसका मुश्किल था क्योंकि जो टेक्सटाइल जो डायर्स थे उनको इंडिगो वॉड जो है वो अच्छा नहीं लगता था, वो इंडिगो ही चाहते थे। अब 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट को फिर से वापस मजबूर किया, उनसे कहा कि आप वॉड कल्टीवेशन को ज़्यादा फ़रोग मत दीजिए, हमें बिल्कुल इंडिगो ही चाहिए। तो उन्होंने इंडिगो पे जो बैन थी वो रिलैक्स करवाई गवर्नमेंट से। उन्होंने जो गवर्नमेंट से कहा कि नहीं, हमें
इंडिगो ही चाहिए ताकि इंडिगो इंपोर्ट हो जाए। यही वजह है कि इंडिगो इंपोर्ट ज़्यादा होता था, इंडियन इंडिगो की ज़्यादा जो है जो वैल्यू बढ़ती थी उसमें यूरोप में। नाउ द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग जो है कैरेबियन आइलैंड्स में जो है, या पुर्तगाल में, ब्राज़ील में, या इंग्लिश जो है जमैका में, साउथ अफ्रीका वगैरह, स्पेनिश एरियाज़, वेनेजुएला में, इन सारी कंट्रीज़ में भी उन्होंने क्या कहा कि दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग इंडिगो। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम भी इंडिगो कल्टिवेट करेंगे। जैसे सेंट डोमिंग एक एरिया है कैरेबियन आइलैंड्स में, इसी तरह पोर्चुगीज़ जो हैं पुर्तगाल के रहने वाले ब्राज़ील में, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे ग्रोथ इसकी कल्टिवेशन इंडिगो की। इसी तरह अंग्रेज़ लोग जो हैं जमैका में, अफ्रीकन एरियाज़ में इंग्लिश लोग जो हैं वहाँ बसते थे, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिगो कल्टिवेशन करेंगे। इसी तरह स्पेनिश जो है स्पेन के रहने वाले वेनेजुएला में, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमें इंडिगो कल्टिवेशन ही करनी है। तो इस तरह से इंडिगो को ज़्यादा अहमियत मिल गई। नाउ इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है इसमें भी अब इंडिगो प्लांटेशन आ गई, उसका भी जो है रुझान बढ़ने लगा इंडिगो प्लांटेशन का, कि कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका। नाउ बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रीव फर्दर। 18th सेंचुरी जब जो है एंड होने लगी, यानी 1890s 95 ऑनवर्ड्स जो है, तो इंडियन इंडिगो की डिमांड फिर से बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसके बराबर वॉर्ड कल्टिवेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। नाउ ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली क्रिएटिंग एनॉर्मस न्यू प्लान पर। हाँ, अब जो है चूँकि इंडिगो का डायरेक्ट रिलेशन था कॉटन के साथ, कॉटन जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इंडिगो की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन से क्लॉथ ज़्यादा बनेगा, टेक्सटाइल ज़्यादा बनेगा। अब जितना टेक्सटाइल बनेगा उतना इंडिगो भी ज़्यादा चाहिए। अब ब्रिटेन ने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम लार्ज स्केल पे बाकी कंट्रीज़ को ये कॉटन जो है बेच देंगे, यानी कॉटन की जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी फैक्ट्रियां हम बनाएंगे, क्लॉथ फैक्ट्रीज़ उन्होंने बनानी शुरू की। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। बरतानिया की जो कॉटन प्रोडक्शन है, उन्होंने लार्ज स्केल पे कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट की, यानी उनका कॉटन प्रोडक्शन कपास प्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ गया। नाउ इट क्रिएटेड एन एनॉर्मस डिमांड फॉर क्लॉथ डायर्स। अब क्लॉथ की जो है डाइंग में भी उसकी डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो क्लॉथ ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ, टेक्सटाइल ज़्यादा, कपड़ा ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ, कॉटन क्लोथ ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो गए। अब कॉटन क्लॉथ जब ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुआ तो उसके लिए डाई भी ज़्यादा चाहिए। अब वो जब डाइज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो अब इंडिगो भी ज़्यादा चाहिए। इट्स existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons। अब इंडिगो जब डिमांड बढ़ गई तो वेस्ट इंडीज़ से आता था इंडिगो, अब जमैका जब जिसको हम बोलते हैं, या अमेरिका से आता था इंडिगो, लेकिन उसकी सप्लाई कोलैप्स हो गई, वो एकदम से ख़त्म हो गई। वो कई सारे इसके रीज़न्स थे, एक तो क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो ये जो है इसकी जो है इंडिगो की सप्लाई कम हो गई। अब फिर से इंडिया की इंडिगो की डिमांड बढ़ गई। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो, हाँ, इंडियन इंडिगो जो है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। अब पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिगो की प्रोडक्शन 1783 और 1789 के बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी 1/2 तक पहुंच गई, यानी 1/2 तक, यानी आधी प्रोडक्शन हो गई, उससे जो पहले होती थी उससे हाफ तक पहुंच गई। अब क्लॉथ डायर्स जो हैं ब्रिटेन में, दे डेस्परेटली लुकड फॉर न्यू सोर्स। अब उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, उन्होंने कहा कि हमें इंडिगो की सप्लाई कहीं से भी मिल जाए। क्लॉथ डायर्स ने, ब्रिटिश के जो क्लॉथ डायर्स थे, उन्होंने कहा कहीं से भी हमें इंडिगो चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वायर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड। अब कहाँ से खरीदा जाए इंडिगो, ये मसला पैदा हो गया। नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब बरतानिया को क्या ऑप्शन था, उन्होंने कहा कि अब इंडिया के पास से ही इंडिगो खरीदा जा सकता है। फेस्ड विद राइजिंग डिमांड, चूँकि यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई इंडिगो की, अब द कंपनी इन इंडिया लुकड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने कहा कि अब चूँकि हमें डिमांड बढ़ गई है इंडिगो की, हम यूरोप में हम यहीं पे इंडिगो प्रोडक्शन खुद ही करवाएंगे। इंडिया में
जो इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको परसुएट करेंगे, उनको ज़बरदस्ती हम उनसे ये इंडिगो कल्टिवेशन करवाएंगे, फिर हम यहाँ से यूरोप वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे इंडिगो को। तो फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी की लास्ट डिकेड जो है, इंडिगो कल्टिवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, रैपिडली बढ़ गई इंडिगो कल्टिवेशन। बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब पूरे दुनिया के मार्केट को जो है बंगाल के इंडिगो ने डोमिनेट किया। यानी इंडिगो, बंगाल का जो इंडिगो है, इंडिगो कलर या डाई जिसको बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में मशहूर हो गया, उसने पूरे दुनिया पे राज किया। अब जो है 1788 में ओनली 30% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। पहले जो होता था 1788 में इंडिया से खाली 30% जो ब्रिटेन पूरा इंपोर्ट करता था। ब्रिटेन जो मुख्तलिफ देशों से, मुख्तलिफ मुल्कों से इंडिगो इंपोर्ट करता था, ब्रिटेन आता था जो, उसमें से खाली 30% इंडिया से आता था। टोटल जो इंडिगो ब्रिटेन पहुंचता था दूसरे मुल्कों से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के लिए, उसमें से खाली 30% इंडिया आता था। कब? 1788 में। अब जब साल बढ़ते गए 1810 में ये हुआ कि 95% इंडिया का आने लगा। यानी इंडिया ने पूरा राज कर लिया किसमें? इंडिगो प्रोडक्शन में, दुनिया में। अब देखिए इंडिगो की ट्रेड अब बढ़ने लगी, कॉमर्शियल एजेंट्स आ गए, अब लोग इसमें दलाली करने लगे, बीच में आने लगे। जो ग्रोवर्स होते हैं, कल्टिवेटर्स होते हैं, उनके और आगे कंपनी के बीच में ऑफिशियल्स आ गए। अब देखिए क्या हो गया, जो इंडिगो प्रोडक्शन बढ़ने लगी, कॉमर्शियल एजेंट्स आ गए एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज़ों की कंपनी, वहाँ से जो ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने क्या किया? दे बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिगो प्रोडक्शन कहीं से भी बढ़नी चाहिए, उन्होंने अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करवाए। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स, अब इतना इसमें फ़ायदा आने लगा कि कंपनी के जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी चाहिए ही नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम इंडिगो बिजनेस से ही काम चलाएंगे। यानी उनको इंडिगो बिजनेस इतनी फ़ायदेमंद लगी कि उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। ठीक है, ओके। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट, क्योंकि ये इंडिगो जो है इसमें काफ़ी प्रोस्पेक्ट था, यानी इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट था, उसमें आगे बहुत प्रॉफिट्स थे, यानी काफ़ी आगे जो है फ़ायदा आने वाला था। न्यूमरस स्कॉट्समैन ऐसे लोगों के कहते हैं विच आर हु आर फ्रॉम स्कॉटलैंड जो है वहाँ के लोगों को स्कॉट्समैन कहते हैं, या स्कॉच भी कहते हैं, स्कॉटमैन। इसी तरह इंग्लिशमैन यानी इंग्लैंड के जो लोग थे, दे केम टू इंडिया, यानी स्कॉटलैंड से और इंग्लैंड से लोग इंडिया आ गए एंड दे बिकेम प्लांटर्स, वो यहाँ प्लांटर आके बन गए। प्लांटर उन लोगों को कहते हैं, उन्होंने लोकल लोगों को, लेबर्स को हायर किया, लोकल मज़दूरों को हायर किया और उनसे इंडिगो प्लांटेशन शुरू करवाई। तो नाउ दोज हु हैड नो मनी, जो इंडिगो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने क्या किया? दे प्रोड्यूस इंडिगो could get loan from the company, उन्होंने कंपनी से लोन लिया। यानी ऐसे भी लोग थे, किसान लोग थे इंडिया में जो इंडिगो तो प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, अब उनको कंपनी ने लोन दिया। और दूसरी तरफ द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम, उस टाइम जो नए नए बैंक्स बन रहे थे उन्होंने भी उन इंडिगो प्रोड्यूसर्स को लोन प्रोवाइड किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करें। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। See you in the next lecture.